ठीक है। एंगुलर मोमेंटम कैन बी डिफाइंड एज, सुनो ठीक से, एंगुलर मोमेंटम कैन बी डिफाइंड एज मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल और मोमेंटम ऑफ अ बॉडी विच इज परफॉर्मिंग एंगुलर मोशन। ये एक डेफिनेशन हो सकती है उसकी। दूसरी डेफिनेशन ये हो सकती है कि मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एज एंगुलर मोमेंटम। ठीक है। ठीक, आपको ये फिजिक्स में ये जो मोमेंट ऑफ ये वाला जो पार्ट है ना, ये आपको समझ में लेना है। टॉर्क कैन बी डिफाइंड एज मोमेंट ऑफ फोर्स, यानी आर बार क्रॉस एफ बार। ठीक है ना, मोमेंट ऑफ फोर्स, समझ में आ रही है बात। वैसे ही एंगुलर मोमेंटम इज मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी एल बार इज इक्वल टू आर बार क्रॉस पी बार। मोमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर क्वांटिटी इज नथिंग बट मोमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी इज नथिंग बट इट्स, ये जो मोमेंट ऑफ पर्टिकुलर क्वांटिटी होता है ना, ये रिलेटेड विद द एंगुलर मोशन होता है। एंगुलर मोशन यानी मोमेंट ऑफ फोर्स बोला मैंने, तो इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम में, एंगुलर मोशन में इस फोर्स का एनालॉगस जो भी क्वांटिटी है उसको उसका मोमेंट कहा जाता है, इसको इसका मोमेंट कहा जाता है। ठीक है ना। सॉरी, एंगुलर मोमेंटम इज मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, टॉर्क इज मोमेंट ऑफ फोर्स। समझ में आ रही है बात। सो एंगुलर मोमेंटम के बारे में हम बात करने वाले। व्हाट इज मीन बाय एंगुलर मोमेंटम? एंगुलर मोमेंटम इज बेसिकली मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। एक ऑब्जेक्ट अगर एंगुलर मोमेंट, एंगुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का जो भी मोमेंटम होता है उसे हम कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। ठीक है ना। इसका फॉर्मूला हमने लास्ट लेक्चर में देखा है, टॉर्क के वक्त हमने थोड़ा सा उसका देखा था। एंगुलर जब पैरामीटर्स हम बात कर रहे थे तब भी हमने उसके बारे में थोड़ा सा देखा था। आज हम डिटेल में देखेंगे व्हाट इज मीन बाय एंगुलर मोमेंटम। ठीक है। सो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? एल इज इक्वल टू आर बार क्रॉस पी बार। अगर ये वाला देखें तो ये जो पी बार है इसका यूनिट और ये आर बार इसका यूनिट, तो मुझे अगर पूरा यूनिट इसका लगाना है तो व्हाट यूनिट आई गेट? ठीक है ना, एल बार, यानी एंगुलर मोमेंटम का यूनिट क्या हो सकता है? ये इसका यूनिट होता है मीटर, और इसका यूनिट क्या होता है? ठीक से देखो, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम मींस मास इनटू वेलोसिटी, यानी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर इंटू केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। तो यहां पे मैं इसका यूनिट क्या लिख सकता हूं? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये किसका यूनिट है? एंगुलर मोमेंटम का यूनिट, एंगुलर मोमेंटम का यूनिट है। इसके अगर आप डायमेंशंस देखोगे, ओके, ये यूनिट जो है, इस यूनिट से ही मुझे इसके डायमेंशन समझ में आ जाते हैं। मास L2 T-1, खत्म। ठीक है। अब मुझे पता है आर बार क्रॉस पी बार है। ठीक से देखो, आर बार क्रॉस पी बार है, तो अगर मुझे एल बार फाइंड आउट करना है, आर बार क्रॉस पी बार है, सो एल बार इज इक्वल टू, हमें पता है कैसे निकाला जाता है, ये आई जे के। ठीक है ना। आर बार है तो आर बार के एक्स वाई जेड कॉम्पोनेंट्स क्या होंगे? एक्स वाई जेड ही होंगे, कंसीडर करते हैं एक्स वाई जेड ही होंगे। ठीक है। और पी के पी एक्स पी वाई पी जेड, तो ये डिटरमिनेंट से हम फाइंड आउट कर सकते हैं लीनियर मोमेंटम की वैल्यू, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू, ये एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू मिल जाती है मुझे। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी उसकी कंसीडर करो, एक ऑब्जेक्ट है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये y है, ये x है, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट यहां पे है जिसका पोजीशन वेक्टर है r बार, जिसका पोजीशन वेक्टर है r बार। ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ना, इसका मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम इस डायरेक्शन में है ना, ये ठीक है ना, पी डायरेक्शन में उसका लीनियर मोमेंटम है। ठीक है। तो यहां पे ये होता है कि ये वाला जो r बार है, तो अगर मुझे, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसका लीनियर मोमेंटम p बार है, वो भी इस डायरेक्शन में है, मुझे क्या फाइंड आउट करना है? मुझे इसका एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना है अबाउट दिस एक्सिस। ठीक है ना, अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये वाला y जो है, इसके अबाउट इसका लीनियर मोमेंटम मुझे फाइंड आउट करना है। देखो ठीक से, एंगुलर मोमेंटम मुझे फाइंड आउट करना है। तो मैं इसको रिजॉल्व करता हूं, तो ये वाला पार्ट जो है, ये वाला अगर एंगल मैंने फाई पकड़ा, तो ये वाला क्या बन जाता है? p cos फाई बन जाता है, और ये वाला क्या बन जाता है? p sin फाई। ठीक है ना, p sin फाई। ठीक है ना। ये वाला p cos फाई, इसको कहा जाता है रेडियल कंपोनेंट, इसको क्या कहा जाता है? ट्रांसवर्स कंपोनेंट। ठीक है। तो ये जो ट्रांसवर्स कंपोनेंट है, यही हम पिक्चर में लेते हैं। ठीक से देखना, यही हम पिक्चर में लेते हैं, बिकॉज यहां पे ठीक से देखो, अगर मैं इसको अगर ऐसे ले लूं,
ठीक है, यहां पे ऐसे ले ले तो ये बन जाता है फाइव, ठीक है, ये फाइव बन जाता है, तो ये वाला डिस्टेंस है, ये अगर डी पकड़ा मैंने, ठीक से देखो, ये वाला फाइव है, तो ये वाला अगर डिस्टेंस मैंने डी पकड़ा, ठीक है, तो ये वाला 90 डिग्री है, तो ये डी जो है, तो डी क्या मिल जाता है मुझे, डी इज इक्वल टू आर साइन फाइव, आर साइन फाइव विच इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पी एंड द एंगल ऑफ रोटेशन, सॉरी ये वाला जो एंगुलर सॉरी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन और इन दोनों के बीच का ये बेसिकली डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन और इसके बीच का। समझ में आ रही बात एवरीवन, ठीक है ना, तो ये आ जाता है। सो मैं जब कहता हूं कि एल बार इज इक्वल टू आर बार क्रॉस पी बार, ठीक है, विच इज नथिंग बट आर बार की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूं, ठीक है, सॉरी उसके बाद मैं यहां पे लिख सकता हूं आर पी साइन थीटा, ठीक है ना, आर पी साइन थीटा ऐसे लिख सकता हूं, तो मुझे पता चल जाता है पी इंटू आर परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक है ना, ये आर साइन थीटा यानी ये वाला, सो आर परपेंडिकुलर कंपोनेंट विच इज आर परपेंडिकुलर कंपोनेंट, या फिर इसको कह दो पी इंटू डी, डी इज नथिंग बट द डिस्टेंस, डी इज नथिंग बट द डिस्टेंस। सो एल बार का मैग्नीट्यूड कितना होता है, लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द linear momentum and the axis of rotation, linear momentum and the axis of rotation। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है P is equal to mv, so mv into d भी लिखा जा सकता है mv into d। ये L बार का मैग्नीट्यूड मिल जाता है which is nothing but the angular momentum, which is nothing but the angular momentum। so basically मुझे क्या करना है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस और लीनियर मोमेंटम इनका मल्टीप्लीकेशन लेना है, बस खत्म। परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड लीनियर मोमेंट सॉरी लीनियर मोमेंटम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड लीनियर मोमेंटम मुझे क्या देता है, एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड देता है। इट्स एन एक्सियल वेक्टर, ये एक्सियल वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर इसकी वजह से क्या होगा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मोमेंटम एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये जो मोमेंटम है उस मोमेंटम का और एक्सिस ऑफ रोटेशन का जो प्लेन है, ये वाला जो प्लेन है, इसको परपेंडिकुलर होगी, इसको परपेंडिकुलर होगी, गेटिंग द पॉइंट। सो दिस इज बेसिकली द लीनियर मोमेंटम सॉरी एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड एमवीडी। समझ में आ रही बात, ये एमवीडी आता है एंगुलर मोमेंटम का। ये वाला जो कंपोनेंट है ना, यहां पे मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये वाला यहां से मैं ऐसे लिख सकता हूं बेसिकली एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय ट्रांसवर्स कंपोनेंट, ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना, ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ पोजीशन वेक्टर। समझ में आ रही बात। सो दिस इज हाउ इट इज डन। सो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये वाला पार्ट याद रखना कि लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आर परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं। गेटिंग द पॉइंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस नथिंग बट द आर साइन थीटा कंपोनेंट। इंस्टेड ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या कहा जाता है, ट्रांसवर्स कंपोनेंट कहा जाता है। और ये कॉस थीटा जो है इसको क्या कहा जाता है, रेडियल कंपोनेंट, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, रेडियल कंपोनेंट। और थोड़ी सी प्रॉपर्टीज देखेंगे लीनियर मोमेंटम सॉरी एंगुलर मोमेंटम की। जब मैं कहता हूं एल बार इज इक्वल टू आर बार क्रॉस पी बार, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है आर पी साइन थीटा, ठीक है, आर पी साइन थीटा। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है आर इंटू एम वी इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब यहां पे आप ठीक से देखो आर वी और साइन थीटा ये है, तो इसमें से ये वाला जो पार्ट है, ये वाला तो बेसिकली स्केलर क्वांटिटी है। तो ये थीटा किसके बीच का एंगल है, आर यानी पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी के बीच का एंगल है। ठीक से देखा आपने, पोजीशन वेक्टर एंड वेलोसिटी के बीच का एंगल है ये वाला। यहाँ पे मैंने फाई दिखाया हुआ है, यहाँ पे बेसिकली मैं थीटा लिख रहा हूं बिकॉज वी आर यूज्ड टू थीटा, ठीक है। सो आर और वी ये दोनों जो है, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। सो आर और वी के बीच का एंगल अगर थीटा है, तो इसका मतलब अगर आर यानी पोजीशन वेक्टर with respect to the axis of rotation, position vector of that particular particle with respect to axis of rotation and उसकी velocity, अगर ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो, ठीक है ना, यानी r बार इफ परपेंडिकुलर टू v बार, ये दोनों अगर एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो, तो आपको L मैक्स मिल जाता है, यानी मैक्सिमम एंगुलर मोमेंटम मिल जाती है। और r बार अगर v को पैरेलल हो,
तो आपको एल मिनिमम मिल जाता है, यानी मिनिमम एंगुलर मोमेंटम मिलती है, मिनिमम एंगुलर मोमेंटम मिलती है। समझ में आ रही है बात? एवरीबॉडी गेटिंग द आइडिया? सो आर बार और वी बार अगर एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो तो आपको मैक्सिमम एंगुलर मोमेंटम मिलती है, आर बार और वी बार एक दूसरे को पैरेलल हो तो आपको मिनिमम एंगुलर मोमेंटम मिलता है, राइट? अब उसके आगे ओके, अगर हम सर्कुलर मोशन के बारे में बात कर रहे हैं तो सर्कुलर मोशन में ये जो ऑब्जेक्ट है, ये वाला ऑब्जेक्ट इस पर्टिकुलर एक्सिस के अराउंड गोल गोल घूम रहा है, तो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का ये वाला आर बार है और ये वाला वी बार है, तो ये हमेशा एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहेंगे। गेटिंग द पॉइंट? ये हमेशा एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहेंगे। तो यहां पे अगर मैं कहता हूं कि एल बार इज इक्वल टू आर बार क्रॉस पी बार, तो इसका हम क्या लिख सकते हैं? आर बार इंटू एम वी बार इंटू साइन थीटा, सही है? इंटू साइन थीटा। अब थीटा 90 डिग्री है हमेशा, तो यहां पे इसको क्या लिखा जा सकता है? एम वी आर लिखा जा सकता है, ठीक है? एम वी आर लिखा जा सकता है। अब ये जो v है, इसको क्या लिख सकता हूं मैं? v इज नथिंग बट आर ओमेगा, तो इसको ऐसे लिख सकता हूं m इंटू आर ओमेगा इंटू आर, तो इसको कैसे लिखा जा सकता है? ओमेगा इंटू m इंटू आर स्क्वायर, ये एम आर स्क्वायर। व्हाट इज दिस? मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो इज इक्वल टू आई ओमेगा। सो एल बार इज इक्वल टू आई ओमेगा, ये वाला फॉर्मूला मुझे मिल जाता है, प्रोवाइडेड ऑब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन और प्रोवाइडेड द आर बार एंड वी बार आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नाउ अब मुझे पता है एल बार इज इक्वल टू आई ओमेगा, ठीक है ना? सो अभी एल लिख देता हूं, नेसेसरी नहीं है हर बार लिखना। सो एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, सही है? अब जब मैं कहता हूं एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, तो दोनों साइड का डिफरेंशिएशन ले लिया मैंने विथ रिस्पेक्ट टू टी। सो डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू आई इंटू डी ओमेगा बाई डी टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, आई अल्फा। न्यूटन का सेकेंड लॉ फॉर एंगुलर मोशन, न्यूटन का सेकेंड लॉ फॉर द लीनियर मोशन क्या कहता है? कि द अप्लाइड फोर्स which changes the state of the object is nothing but rate of change of angular momentum with respect to time. वैसे ही rate of change of linear momentum with respect to time is given by force by the Newton's second law of linear motion. Newton's second law of angular motion क्या कहता है? Newton's second law of angular motion कहता है कि rate of change of angular momentum with respect to time, rate of change of angular momentum with respect to time gives you the torque. So tau is equal to I alpha. Tau is equal to I alpha. ये यहां से आया हुआ, ये यहां से आया हुआ। Rate of change of angular momentum with respect to time gives you the I alpha. ठीक है, चलो नेक्स्ट। और एक चीज आ जाती है यहां पे, impulse. What is meant by impulse? Impulse means the huge amount of force applied for very small amount of time. The huge amount of force applied for the very small amount of time is given by is termed as impulse. Is termed as impulse. Impulse क्या होता है? Huge amount of force applied for very small amount of time. Similarly, huge amount of torque applied for very small amount of time is called as angular impulse. क्या कहा जाता है उसको? Angular impulse या फिर angular torque impulse कहा जाता है, angular impulse. So ये जो एंगुलर इंपल्स होता है, लीनियर इंपल्स जो होता है, लीनियर इंपल्स कैनॉट बी गिवन बाय जस्ट फोर्स, यानी F इज इक्वल टू P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो ये जो डेल्टा टी होता है ये बहुत कम होता है, तो कैलकुलेट करना नहीं होता, तो इंस्टेड ऑफ जस्ट कैलकुलेटिंग द फोर्स हम क्या करते हैं, उसका इंपैक्ट कैलकुलेट करते हैं, यानी F इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू P2 माइनस P1। और ये वाला जो F इंटू डेल्टा टी होता है इसको हम क्या कहते हैं? लीनियर इंपल्स, जो डिफाइन किया जाता है J से, जो J इज इक्वल टू P2 माइनस P1। सो इट इज इंपल्स। इंपल्स इज गिवन बाय जस्ट चेंज इन द मोमेंटम, इंपल्स इज गिवन बाय जस्ट चेंज इन मोमेंटम। तो वैसे ही इंपल्स इन द एंगुलर मोशन, एंगुलर इंपल्स इज ऑल्सो गिवन बाय J इज इक्वल टू L2 माइनस L1, या फिर इसको कैसे कहा जाता है? DL, J इज इक्वल टू DL एंड J इज नथिंग बट टाउ इंटू डेल्टा T इज इक्वल टू DL या फिर डेल्टा L। D या फिर डेल्टा किसके लिए यूज किया जाता है? चेंज के लिए। सो टाउ मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल अमाउंट ऑफ
time for which the torque is applied. So tau multiplied by delta t is nothing but dl. dl is nothing but change in angular momentum, जिसको ऐसे भी लिखा जा सकता है. ये स्मॉल चेंज होता है, ये लार्ज चेंज होता है. दैट इज द ओनली डिफरेंस. ये स्मॉल डी एंड ये स्मॉल डेल्टा होता है, ये कैपिटल डेल्टा होता है. कैपिटल डेल्टा यानी बड़ा वाला चेंज, स्मॉल डेल्टा मींस छोटा वाला चेंज. दैट्स इट. ठीक है. सो दिस इज इंपल्स. ठीक है ना, एंगुलर इंपल्स. अगर एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल है तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल में n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं. ठीक है ना, n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं. हर एक ऑब्जेक्ट का अपना अपना एंगुलर मोमेंटम है. तो नेट एंगुलर मोमेंटम ऑफ द होल सिस्टम इज गिवन बाय नेट एंगुलर मोमेंटम ऑफ द होल सिस्टम L bar is equal to L1 bar plus L2 bar plus L3 bar plus dot 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 plus Ln bar. ठीक है ना, सारे एंगुलर मोमेंटम्स का वेक्टर एडिशन. सारे एंगुलर मोमेंटम्स का वेक्टर एडिशन मुझे क्या मिलता है? नेट. ठीक है. सो और एक चीज हमने देखी थी इन द बोर्स एटॉमिक मॉडल. ठीक है ना, बोर्स एटॉमिक मॉडल. बोर्स एटॉमिक मॉडल में हमने क्या देखा था कि हर जो ऑर्बिट होता है उसका जो मोमेंटम होता है, हर एक जो ऑर्बिट होता है उसका जो मोमेंटम होता है वो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है. हर एक मोमेंटम, हर एक जो ऑर्बिट होता है उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है. और वो कैसे दिया जाता है? L इज इक्वल टू n इंटू h डिवाइडेड बाय 2 जहां पे n इज द ऑर्बिट का नंबर होता है एंड h क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट होता है. और एक इंटरेस्टिंग बात है कि प्लैंक कांस्टेंट जो होता है ना, तो अगर ये n है तो इट्स ए नंबर. 2 इसका भी कोई यूनिट डायमेंशंस नहीं होते हैं. इसका मतलब n और 2 इन दोनों के डायमेंशंस नहीं है. तो इसका मतलब प्लैंक कांस्टेंट और लीनियर मोमेंटम के डायमेंशंस सेम होते हैं. आप चेक भी कर सकते हो. प्लैंक कांस्टेंट के भी डायमेंशंस क्या होते हैं? m/L2t-1. चेक कर सकते हो आप लोग. गेटिंग द पॉइंट? समझ में आ रही है बात? सो प्लैंक कांस्टेंट के और एंगुलर मोमेंटम के डायमेंशंस भी सेम होते हैं. आप चेक कर सकते हो. तो ये मुझे बोर्स एटॉमिक मॉडल बताता है. ये मुझे बोर्स एटॉमिक मॉडल बताता है. ठीक है एवरीवन, गेटिंग द पॉइंट? ठीक है ना. तो ये जो कुछ भी मैंने लीनियर एंगुलर मोमेंटम की प्रॉपर्टीज बोली है, लिस्ट देम आउट, प्रॉपर्ली लिस्ट आउट करो उनको कि सारे की सारी प्रॉपर्टीज लीनियर एंगुलर मोमेंटम की, तो आपको एकदम आइडिया आ जाएगी व्हाट इज मीन बाय द एंगुलर मोमेंटम एग्जैक्टली. ठीक है. चलो अब इसके बाद हम देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. ओके, व्हेन आई से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, आई एम सेइंग दैट व्हेन आई से tau is equal to dl by dt, rate of change of angular momentum with respect to time, which is given by tau. This is the Newton's second law of angular motion. जैसे ये था ना, F is equal to dp by dt, change in linear momentum per unit time. तो वैसे ही tau is equal to dl by dt. जब कोई भी एक्सटर्नल एंगल टॉर्क अगर मैं अप्लाई नहीं कर रहा हूं तो मुझे क्या मिल जाता है? dl by dt is equal to 0. अगर कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क मैं अप्लाई नहीं कर रहा हूं सिस्टम में तो dl by dt is equal to 0. dl by dt is equal to 0 यानी L का क्या मिल रहा है मुझे? डिफरेंशिएशन 0 मिल रहा है. सो L is equal to a constant value. L is equal to a constant value. लेकिन मुझे पता है L is equal to I ओमेगा. सो I ओमेगा is equal to constant बन जाता है. I ओमेगा is equal to constant, इसका मतलब I is directly proportional to 1 upon omega, या फिर I is inversely proportional with omega. I is inversely proportional with omega यानी अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम कर देता हूं तो ओमेगा बढ़ेगा. अगर मैं इनर्शिया ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर बढ़ा देता हूं तो ओमेगा कम होगा. अगर मैं ये कम कर देता हूं तो ओमेगा बढ़ेगा. इसका एक एकदम ऑसम एग्जांपल कौन सा है कि आपने आइस स्केटिंग करने वाली वो गर्ल्स देखी होंगी कि वो क्या करती हैं, ऐसे हाथ फैलाती हैं एंड दे स्टार्ट स्पिनिंग. जैसे वो स्पिन होना शुरू हो जाती है, दे गेट द पर्टिकुलर एंगुलर मोमेंटम. ठीक है ना, उनकी एक पर्टिकुलर एंगुलर मोमेंटम मिल जाती है, उनकी एक एंगुलर वेलोसिटी हो जाती है. नाउ देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क इज एक्टिंग ऑन देम. वो क्या करती है? सडनली अपना हाथ अंदर ले लेती है. जैसे वो हाथ अंदर ले लेती है I, ठीक है ना, I इज इक्वल टू mr². R की वैल्यू कम हो जाती है. R की वैल्यू कम हो जाती है. ये ऐसे था तब R की वैल्यू ज्यादा थी, R की वैल्यू कम हो गई. R की वैल्यू जैसे ही कम हो जाती है I की वैल्यू कम हो जाती है, बिकॉज I इज इक्वल टू mr². सो R की वैल्यू कम होते ही I की वैल्यू कम हो जाएगी. I की वैल्यू कम होते ही एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाती है. यानी अगर मैं ऐसे हाथ करके, अगर आइस स्केटिंग में मैं अगर गोल घूम रहा हूं, ठीक है, गोल घूम रहा हूं, सडनली अगर मैंने हाथ अंदर ले लिया तो